क्या हुआ? नमस्कार, भरतपुर 05 के फेसबुक लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं राजीव भट्ट, वीडियो जर्नलिस्ट बब्लू अनुज के साथ। सर्वप्रथम मैं अपने समस्त दर्शकों से जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं हमारे फेसबुक लाइव से, उन सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि आज 3:30 बजे जो नियमित कार्यक्रम होता था वो कार्यक्रम सुचारू रूप से नहीं हो पाया। उसकी वजह रही क्योंकि दुर्गाष्टमी थी, माँ दुर्गा का पूजन कार्यक्रम था। उसके अलावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पथ संचलन कार्यक्रम था। उसके अलावा एक कार्यक्रम और आयोजित किया गया था कुमेर गेट चौराहे पर, जो कच्चा परकोटा संघर्ष समिति के लोगों द्वारा वहां पर महाराजा विश्वेंद्र सिंह डी कुमेर विधायक का स्वागत सत्कार समारोह था। कई वजह रही जिनकी वजह से वो लाइव कार्यक्रम आयोजित नहीं हो पाया था। आज चर्चा को हम बढ़ाएंगे। टाइम जरूर हम काफी लेट हो चुके हैं, लेकिन चर्चा आज एक विशेष चर्चा इसलिए रही क्योंकि आज भरतपुर विधानसभा में डी कुमेर विधायक विश्वेंद्र सिंह का स्वागत सम्मान समारोह कच्चा परकोटा संघर्ष समिति के बैनर तले किया गया। जो कच्चा परकोटा संघर्ष समिति के लोग थे, जो लगातार पट्टे के लिए संघर्ष कर रहे थे, उन्होंने महाराजा विश्वेंद्र सिंह का स्वागत सम्मान समारोह किया। और सबसे बड़ी बात यह रही कि उस स्वागत सम्मान समारोह में जो यहाँ के लोकल विधायक हैं, लोकल विधायक डॉक्टर सुभाष गर्ग वो मौजूद नहीं थे। इसलिए यह कार्यक्रम और विशेष महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारे साथ इस कार्यक्रम के जो संयोजक थे इंद्रजीत भूरा, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, उसके अलावा नगर निगम के पूर्व नेता प्रतिपक्ष रहे हैं और एक ऐसे संघर्षशील नेता हैं जो लगातार वंचितों, गरीबों और ऐसे असहाय लोगों की जिनकी कोई नहीं सुनता, उसकी पैरवी के लिए दिन रात तैयार रहते हैं। भरतपुर के दो लोग मैंने छांट रखे हैं, एक नत्थीलाल कॉमरेड और एक इंद्रजीत भारद्वाज। ये दोनों नेता ऐसे हैं जो गरीबों के लिए पूरा अपना जिंदगी इन्होंने दांव पे लगा दी, लगातार उनके लिए संघर्ष करते रहे, चाहे उसके वजह से उन्हें कैसे भी परिणाम भुगतने पड़े हों। अब ये चर्चा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि महाराजा विश्वेंद्र सिंह का कोई भी कार्यक्रम होता था, उसमें डॉक्टर सुभाष गर्ग की उपस्थिति अनिवार्य रूप से देखी गई थी लगातार, और डॉक्टर सुभाष गर्ग का कोई भी कार्यक्रम होता था उसमें विश्वेंद्र सिंह जरूर उपस्थित रहते थे। लेकिन इस कार्यक्रम में विश्वेंद्र सिंह रहे, डॉक्टर सुभाष गर्ग उपस्थित नहीं थे, इसलिए ये चर्चा का विशेष महत्वपूर्ण भाग बन जाता है। हमारे साथ इंद्रजीत जी मौजूद हैं। मैं सबसे पूरे इंद्रजीत से यही पूछना चाहूंगा। इंद्रजीत जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है इस चर्चा में। धन्यवाद। क्या कोई राजनीतिक ऐसी कोई ऊंट को किसी दूसरे करवट बैठाना तो नहीं चाहते हैं आप? क्या कारण है कि महाराज विश्वेंद्र सिंह डी कुमेर विधायक को तो यहां पूरा श्रेय दिया गया, क्रेडिट दिया गया, और जो यहां के लोकल विधायक हैं उनको बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया? देखो, मैं आपकी बात का स्पष्ट जवाब दे दूं कि डी कुमेर के विधायक पीछे हैं। पहले भरतपुर राज परिवार के वो प्रमुख व्यक्ति हैं जिनको भरतपुर जिले की जनता, क्या राजस्थान की जनता, देश भर में एक महाराज साहब के नाम से उनको जाना जाता है। विधायक रहे या ना रहे, लेकिन आज भी जनता की जो श्रद्धा उनके प्रति है, उसके कारण उनका महत्व बहुत कुछ बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इस बात पर चर्चा करना कि डी कुमेर के विधायक आए, उनको बुलाया, क्षेत्रीय विधायक को नहीं बुलाया। अगर इसके हम बैक में अगर जाते हैं
तो अक्सर क्या होता है कि भरतपुर के अंदर चाहे कोई भी घटना घटित हो, पुलिस से संबंधित हो, बाजार से संबंधित हो, या सामाजिक कोई घटना घटित हो, जो हमारे अधिकांश लोकल जो विधायक होते हैं वो इस घटनाक्रम में शामिल नहीं होते और न ही वो आ पाते हैं। लेकिन एक राज परिवार की हैसियत से जो महाराजा विश्वेंद्र सिंह हैं, वो एक जनता के बीच में अपनी एक ऐसी छाप बनाए हुए हैं कि हर कोई शहर की जनता या जिले की जनता हर समय ये प्रयास करती है कि हमारे बीच में अगर महाराज आ जाते हैं तो हमारी समस्या का एक समाधान होता है। जहां पिछले 5 साल से डॉक्टर सुभाष गर यहाँ के एमएलए हैं, लेकिन डॉक्टर सुभाष गर और महाराजा विश्वेंद्र सिंह में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। अंतर क्या है कि महाराजा विश्वेंद्र सिंह जो राजनीति करते हैं वो छत्तीसगढ़ में चारों धर्मों की राजनीति करते हैं। इनके अंदर क्या है कि अभी ब्यूरोक्रेट से निकल के आए हैं, पहला चुनाव लड़ा, मंत्री बन गए, लेकिन अगर ये पार्षद का चुनाव या 2 चुनाव अगर ये लड़ लिए होते तो शायद मैं समझता हूं जो महाराजा विश्वेंद्र सिंह के अंदर जो काबिलियत है, जो उनका नेचर है या उनका जो व्यवहार है, उसको ये कुछ समझ पाते। नहीं, ऐसे आरोप तो लगातार इस बात के जो हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे थे कुंवर नटवर सिंह, उन पर भी ये लोग बाग यही कहते थे जो आप कह रहे हैं डॉक्टर सुभाष गर के बारे में, कि वो ब्यूरोक्रेट्स थे, उसी हिसाब से फैसले लेते थे, उसी हिसाब से निर्णय करते थे। लेकिन मैं समझता हूं जो नटवर सिंह जी जो निर्णय लेते थे या जो फैसले करते थे वो बड़े सटीक और सुलझे हुए फैसले और सुलझे हुए होते थे। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं फैसले डॉक्टर सुभाष गर ने अगर ब्यूरोक्रेट्स के हिसाब से अगर उन्होंने यहाँ राजनीति की है तो ब्यूरोक्रेट्स के हिसाब से तो उन्हें फैसले उसी हिसाब से बिल्कुल सटीक और सही लेने चाहिए थे। फिर उसमें ये अंतर क्यों दिखाई दे? तो एक चीज मैं आपको बताऊं भट्ट जी, तो कुंवर नटवर सिंह जी एक बहुत बड़े अधिकारी थे, देश के विदेश सचिव भी है, IFS थे। उनकी तुलना अगर सुभाष गर साहब से की जाए तो बहुत अच्छी बात नहीं है। कारण क्या है कि जिस समय कुंवर नटवर सिंह जी चुनाव जीते थे उस समय कुछ समय तक एक जो अफसरशाही जो होती है वो नजर उनके साथ भी आई थी। लेकिन धीरे धीरे कुंवर नटवर सिंह जी का एक व्यवहार जो चेंज हुआ, जनता के अंदर जो राजनीतिक लोग जिस प्रकार का एक सॉफ्ट व्यवहार जो रखते हैं, उन्होंने उसको एडॉप्ट करना पड़ा। तब जाके वो दोबारा भी यहाँ से MP बने, और MP बनने के बाद जो जनता को पहले MP काल में जो देखने को मिला वो आगामी समय में जब MP बने वो उस समय उनको देखने को नहीं मिला। जहां राजा महाराजा से तुलना की, महाराजा तो क्या है कि शुरू से एक 22-23 साल की उम्र में ही जिला प्रमुख बन गए थे, और एक राज परिवार होने के नाते जिले की जनता का आना जाना उनके पास रहता था। इस विरासत में उनको ये चीज मिली थी कि किस प्रकार जनता के साथ व्यवहार रखा जाता है, कैसे प्रजा के साथ व्यवहार रखा जाता है, कैसे लोगों की मतलब मनोहार को अपने ऊपर उतारा जाता है, कैसे संबंध उनसे रखे जाते हैं। वो इस समय आज माननीय विधायक के अंदर ये सबसे तगड़ी कमी। महाराजा विश्वेंद्र सिंह के बारे में तो ये खैर निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वो डांटना, फटकारना और प्यार करना उनकी एक उसमें है, आदत में है। वो अगर गलत देखते हैं तो डांटते भी हैं, और अगर उनको लगता है कि इसके साथ गलत हुआ तो उसे प्यार भी करते हैं। ये तो विश्वेंद्र सिंह का, क्योंकि वो राजा रहे हैं तो निश्चित रूप से उनके निगाह में प्रजा सारी, चाहे जाति धर्म कोई भी हो, प्रजा रहती है उनके निगाह में। मैं ये मानना हूँ इस बात को। लेकिन सबसे बड़ी बात ये क्वेश्चन ये पैदा हो रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है इस सब जो प्रयास किए जा रहे हैं, जो ये सम्मान समारोह आयोजित किए जा रहे हैं, तमाम जो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, इनके पीछे कहीं ऐसा तो नहीं है कि ऊंट को किसी दूसरी करवट बैठाए जाने की कोशिश की जा रही हो? देखिए सर, ऐसा कच्चे परकोटे का सवाल है। जिस समय सुभाष गर चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे, मंत्री बन के आए, उसके कुछ ही दिन बाद कच्चा परकोटा नियमन संघर्ष समिति ने निर्णय लिया कि चूंकि हमारे वो विधायक हैं और हमारे मंत्री हैं और कद्दावर मंत्री राजस्थान सरकार में हैं, CM हाउस में उनकी अच्छी पकड़ है, तो कच्चा परकोटा नियमन संघर्ष समिति रंजीत नगर में जिनका आवास था, उस समय एक प्रतिनिधि मंडल पूरे शहर का इनके पास मिलने गया। मिलने के दौरान जो संघर्ष समिति की जो चर्चा हुई या जो बहस हुई, तो उस बहस के अंदर गर्ग साहब को एक ही चीज उनके दिमाग में थी, ESI का परकोटा है, ESI का कच्चा डंडा है।
तो मैं जहां तक समझता हूं उस समय गर्ग साहब को इस कच्चे परकोटे की भौगोलिक स्थिति, जो पुराने समय से चली आ रही जो परिस्थितियां थी, स्थितियां थे, वो उन चीजों से अनभिज्ञ थे। यहां तक कि गर्ग साहब ने मेरे से बहस करते समय उन्होंने एएसआई की बात की, तो मैंने उसको मना किया, एएसआई का नहीं है, स्टेट पुरातत्व का है, स्टेट पुरातत्व की एनओसी दे दी, एनओसी दे दी, पट्टी लेने का हकदार है। हमने उस समय यह कहा कि आबादी की जमीन है, कच्चे डंडे की नहीं है। लेकिन उस समय गर्ग साहब का एक ही इशू था कि ये एएसआई का परकोटा है। ये इनकी थोड़ी सी, मैं समझता हूं, या तो उनको जानकारी नहीं थी, या उनकी अनभिज्ञता थी, या कि भौगोलिक स्थिति नहीं समझते। दूसरा कहते थे कि सीएफसीडी का लफड़ा है, हाई कोर्ट में मामला चल रहा है। तो हमने सीएफसीडी के बारे में, जो हाई कोर्ट में रेट चल रही है माननीय सिन्हा जी की, उसके बारे में बताया कि आउटर मोड और मडवाल में अंतर है। उस सीएफसीडी के रेट को आप देखेंगे कि मडवाल से जो है, मडवाल से आउटर मोड जो खाई है, खाई अलग चीज है, कच्चा पर्वत। तो उस समय समझाते समय हमारे गर्ग साहब थोड़ा इरिटेट हुए। उन्होंने एक ही बात कही थी कि मेरे अन्य फेफड़ों में इतनी जान नहीं है कि मैं आपसे चर्चा कर सकूं या बहस कर सकूं। ठीक है, मन की जैसा भी है, हमारा तो एक फर्ज था कि क्षेत्रीय विधायक है, मंत्री हैं, हम उनके पास गए। देखिए, एक मैं एक बात पूछना चाहता हूं, दूध का जला छाछ को फूंक फूंक कर पीता है। वो ब्यूरोक्रेट्स थे, आप बता रहे हैं, ब्यूरोक्रेट से ब्यूरोक्रेट मतलब टीचर थे एक, और टीचर के बाद वो सीधे यहाँ आए थे। उससे पहले वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान में भी रहे थे, कुछ विवाद वहां भी थे, उनका मामला भी चल रहा था। तो वो कोई ना कोई कदम फूंक फूंक के रखना चाह रहे थे। हो सकता है उनके मातहतों ने या यहाँ के जो अधिकारी थे, संबंधित विभाग के अधिकारी, जैसे नगर निगम के अधिकारी हो, यूआईटी के अधिकारी हो, या एएसआई या स्टेट आर्कोलॉजी के जो भी रहे हों, उनने उनको ढंग से फीड नहीं किया हो, या उनके समझने में गलती हो गई हो सकता है, कई कारण हो सकते हैं इसके पीछे कि वो उस चीज से डर गए थे कहीं ऐसा मामला नहीं हो कि कोर्ट में चला जाए। क्योंकि वो बल्कि मैं एक चीज बताऊंगा आपको, आज जनता ने मेरे को चुना है, और जनता अगर कोई समस्या लेके आ रही है, ये मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं अधिकारी पे विश्वास करने से पहले मैं उनके तथ्यों की जानकारी लूं। आरएस अधिकारी आते हैं, हम टाउन पे तो नहीं आ सकते ना, वो भी बाहर के हैं। जबकि माननीय विधायक तो यहाँ के लोकल हैं, हमारे भरतपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव पीपला के जन्म स्थान है, सारी नौकरी उनकी एमएसजे कॉलेज में निकली है, एजुकेशन यहाँ निकली है, वो कुछ समय के लिए बाहर गए होंगे। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि भरतपुर में व्यक्ति जन्मा हुआ है, पढ़ा लिखा हुआ है, नौकरी उसने भी की है, वो इसके बारे में जानकारी नहीं रखता हो। माना कि उनके दिमाग में ये चीज हो कि साहब मुझे पता नहीं। जब हम किसी चीज को डॉक्यूमेंट प्रूफ कर रहे हैं, तो हमारे डॉक्यूमेंट को लेकर क्या संबंधित अधिकारी से कंसर्न करना उनका फर्ज नहीं है। एक जनप्रतिनिधि का फर्ज क्या होता है? जनप्रतिनिधि का फर्ज यह अगर जनता के द्वारा कोई समस्या बनाई गई है और लाई गई है, तो उसको न्यायाधीश के रूप में हमारे जनप्रतिनिधि को देखना चाहिए कि इसका दूध का दूध पानी पानी कब होगा। आपने कभी ये कोशिश की कच्चा परकोटा संघर्ष समिति के सामने किसी अधिकारी को संबंधित जो आपत्ति दर्ज करा उसको बैठा के सुना जाए? नहीं किया, क्योंकि जो इच्छा शक्ति काम करने की होती है वो इच्छा शक्ति उनके दिलो दिमाग पर नजर नहीं आई। क्योंकि जिस समय ये अभियान चल रहा था, प्रशासन सर्वेक्षण अभियान, 4 अक्टूबर 2021 की या 5 की अक्टूबर की बात थी, करीब 250-300 लोग शहर के कच्चे परकोटे के नगर निगम के बाहर खड़े हुए थे कि हमारे मंत्री जी नगर निगम के अंदर पट्टे बांटने आ रहे हैं, हम उनसे इस बात पर चर्चा करेंगे। लेकिन आप ये बताइए, 250-300 लोग नगर निगम के गेट के सामने मुख्य बाजार में दोनों साइड खड़े हुए, मंत्री जी आए सीधे नगर निगम के अंदर चले गए, 2 घंटे तक पट्टे बांटते करते रहे। हमने मैसेज किया कि भाई हमसे मिल लो, जबकि एक जनप्रतिनिधि का कायदा ये होता है कि ये लोग जो बाहर सड़क पर धूप में खड़े हुए हैं, बुजुर्ग लोग हैं, महिला भी है, युवा भी है, पहले इनसे मैं 10 मिनट बात करूं। जब हमने मैसेज किया कि भाई हम मिलना चाहते हैं, तो एक ही जवाब उनका आया, मैं कार्यक्रम खत्म करने के बाद मिलूंगा। कहानी सुन लीजिए, कार्यक्रम खत्म हुआ, कार्यक्रम खत्म होते ही हम मिले, 2 मिनट से ज्यादा 30 मिनट उन्होंने समझने का ये नहीं दिया कि हम क्या तो कहना चाहते हैं, क्या आपसे मांगना चाहते हैं, क्या सरकार से मांगना चाहते हैं। हाँ ठीक है, हो जाएगा। भाई साहब कब तक हो जाएगा ये कोई गारंटी नहीं है। तो इस प्रकार का जो दुर्भाव हुआ, वहां एक ऐसा महसूस हम लोगों ने किया कि ये व्यक्ति हमारे काम में इंटरेस्ट नहीं लेना चाहते, हमारी समस्या का समाधान नहीं करना चाहते। इसी कड़ी में बताऊं, आदरणीय महाराज साहब ने पिछले 2022 में जयपुर हम महाराज साहब से मिलने गए, महाराज साहब नहीं
क्षेत्रीय विधायक है सुभाषकर, आप उनसे मिलिए। आदरणीय महाराज साहब ने उनको फोन किया। फोन करने के बाद जो एटीट्यूड उनके ऑफिस में हमें देखने को मिला वो इतना गंदा एटीट्यूड था। आप क्यों आए? अरे हम अब क्यों आए? हम तो निरंतर आपसे मिलने का प्रयास कर रहे हैं, मिलते जा रहे हैं, लेकिन जो समस्या का समाधान होना चाहिए था उस पर आपने कभी करने का प्रयास नहीं किया। नहीं, अब आप एक आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं लगा रहा, उनकी इच्छा शक्ति का उनमें अभाव था। कहीं ऐसा तो नहीं है इच्छा शक्ति का अभाव ना रहा हो, ये आपकी सोच रही हो और कहीं ये क्रेडिट लेने वाली कहीं बात आ रही हो? देखिए सर, एक चीज है कि 3 या 4 मुलाकात हमारी हुई। हमने स्पष्ट किया था गर्ग साहब आप बहुत सक्षम मंत्री हैं, आप इसको करा सकते हैं, गरीब मजदूरों का भला करा सकते हैं। जब इन्होंने नहीं सुना, आदरणीय महाराज साहब ने इनके पास फोन करके कहा कि इनकी समस्या का गर्ग साहब समाधान कराइए। इन्होंने कहा कागज दे जाइए, पेपर दे आए। हमने 20 दिन, 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने इंतजार किया। जब इंतजार करने के बाद उसका कोई रिजल्ट निकल के नहीं आया तो मजबूरन हमको 22 फरवरी के आसपास 2022 में हमको धरने पर बैठना पड़ा। हम 11 दिन तक कलेक्ट्रेट के सामने अनवरत रूप से धरने पर बैठे हुए और धरने के अंदर सारे राजनीतिक पार्टी आ गई, सारे जनप्रतिनिधि आ गए, लेकिन आदरणीय हमारे मंत्री जी सुभाषकर उस धरने में नहीं आए। लेकिन जब हमारा 7 मार्च को 5 को हमने धरना समाप्त किया, 7 मार्च को जब 2022 में हमारा धरना देने का पटा प्रगमन देने का प्रावधान था, भाई एक चीज बताइए, डी कुमेर के विधायक कैबिनेट मंत्री महाराज विश्वेंद्र सिंह जी हमको रोकने क्यों आए? क्यों उन्होंने रोका? क्यों उनसे बात की? हमसे क्यों बात की और हमारा मैसेज सरकार तक क्यों पहुंचाया? क्यों? कि वो डी कुमेर के विधायक पीछे थे, पहले वो भरतपुर के राजा थे। उन्होंने हमको सुना, हमसे बात की, हमारी समस्या को सरकार तक पहुंचाया। मैं आदरणीय गर्ग साहब से पूछना चाहता हूं, कच्चे परकोटे के लिए सीएम को कभी पत्र लिखा? पत्र लिखा हो तो पता है, डीएलवी को पत्र लिखा हो तो पता है। जबकि आदरणीय महाराज साहब ने 4 पत्र सीएम को लिखे और 4 पत्र सीएम के यहां से रिप्लाई होके आए जो डीएलवी की फाइल में मौजूद है। मैं एक बात ये कहना चाहता हूं, हम तो ये विश्वास रखते हैं कि जो हमें मदद करेगा गरीब की लड़ाई में, गरीब के हक दिलाने में, हमारी नजरों के अंदर वो हमारा देवता है, हमारा परमात्मा है, वो हमारा सहयोगी है। आप कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं। डॉक्टर सुभाष गर्ग कांग्रेस के अलायंस से, रालोद से यहाँ के विधायक बने थे। सारे कांग्रेसियों ने, रालोद वालों का तो यहाँ संगठन नाम का ही था। आप लोगों ने मेहनत की और उन्हें विधायक बनाया। कहीं ऐसा तो नहीं है इस ड्यूरेशन में, चुनाव की ड्यूरेशन में आपकी आपस में कोई कटुता रही हो जिसकी वजह से उन्होंने इस मामले में आपका पक्ष ना रखते हुए उसको कहीं भी समर्थन देने की कोशिश नहीं की हो? देखिए सर, ऐसा है, मैं एक चीज बताऊं, क्या आरएलडी के गठबंधन की सीट भरतपुर की गई है? मैं कैसे कह सकता हूं? पोलिंग बूथ जो बनाए गए थे, पोलिंग एजेंट जो बनाए गए थे, मैंने और आदरणीय रमेश दावे जी शहर अध्यक्ष थे, उन्होंने रात के 2 बजे तक बनाया था। मेरे वार्ड की मीटिंग के लिए उन्होंने कहा, मैंने अपने वार्ड के अंदर मीटिंग कराई थी। मैं ये कैसे कह सकता हूं मैंने सहयोग नहीं किया? हर चीज पे मैंने सहयोग किया, लेकिन पता नहीं किन लोगों के कहने पर उन्होंने एक अविश्वास इसलिए जाहिर किया कि शायद मैं कहीं दूसरी जगह। देखो, राजनेताओं में और ब्यूरोक्रेट्स में यही कमी अंतर होता है। कमी नहीं कह सकते, अंतर यही होता है। ब्यूरोक्रेट्स में अधिकांश, हर एक की तो नहीं कहूंगा, लेकिन अधिकांश ब्यूरोक्रेट्स जो राजनीति में आते हैं वो कहीं ना कहीं कान के कच्चे होते हैं। और जो राजनेता होता है ना, वो कान का कच्चा नहीं होता, क्योंकि वो धरातल से उठता है, वो हर आदमी की नेचर को जानता है, हर आदमी को जानता है। आपने कितनी भी मेहनत की हो सकता है किसी ने उनके कान भर दिए हो सकता है उनके गल में दिमाग में गलत फहमी आ गई हो सकता है किसी ने ये कहा हो कि कच्चे परकोटा का पूरा जो संघर्ष किया जा रहा है ये इंद्रजीत भारद्वाज के उसमें नेतृत्व में किया जा रहा है और ये सारा क्रेडिट इन्हीं को मिलना है, इसलिए क्रेडिट की लड़ाई में उन्होंने आपको कोई सहयोग नहीं किया हो। और महाराज बिशन तो क्योंकि वो तो यहाँ के राजा हैं, उनके लिए प्रजा है, प्रजा का कोई भी अहित होगा तो निश्चित रूप से वो तो कहीं ना कहीं हेल्प करने के लिए अग्रसर रहते ही हैं सबकी। कहीं ये वजह तो नहीं थी? बहुत सारा ऐसा है, जिस समय आरएलडी का कांग्रेस का लोकदल का गठबंधन हुआ उससे पहले मैंने कांग्रेस पार्टी से टिकट लेने का दावा पेश किया था और दावा मेरा मजबूत दावा पेश था। तो मैं समझता हूं गर्ग साहब को ये महसूस हो गया कि आने वाले समय में कहीं ऐसा नहीं हो कि टिकट की दावेदारी मेरे सामने पेश करे,
तो उनकी जो कच्चे कानों की आप बात कर रहे हो, मैं इससे बिल्कुल इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि लोगों ने कहा होगा साहब आज अगर ये काम अगर कर रहा है और इस काम में सफलता होती है, आगे टिकट का दावेदार होगा। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं कि कहीं ना कहीं ये बात उनके दिलो दिमाग पर रही होगी, क्योंकि उन्होंने जिस समय चुनाव लड़ा था उस चीज को बड़ा उन्होंने बारीकी से लिया था कि कहीं ऐसा नहीं हो मेरे साथ रहे तो कोई फील्ड में इनकी जान पहचान हो। है कुछ लोगों ने कहानी भरे होंगे कि साहब ये इस तरह का आदमी है, लेकिन मैं ये कहता हूं अगर मैंने राजनीतिक जॉब अपनाया है, राजनीतिक क्षेत्र में मैं आया हूं, तो पद रहे या ना रहे, एक मेरी ये नेचर है कि मैं जिस आदमी का भला करने के लिए, जिस समाज का भला करने के लिए जो संकल्प उठाता हूं उसको मैं पूरा करने का प्रयास करता हूं, हर हद तक करता हूं। मैं एक ही चीज ये चाहता हूं कि कौन मुझे कोऑपरेट कर रहा है, कौन मुझे इस मेरी मांग को समर्थन कर रहा है, कौन व्यक्ति गरीब का हकीकी अधिकार की बात कर रहा है, मैं उसको अगर महत्व नहीं दूंगा तो एक चीज बताइए कौन व्यक्ति किस पे। अभी आपने ये कहा था कि हो सकता है किसी ने डॉक्टर सुभाष गर्ग को ये बताया हो कि आपका कॉम्पिटिटर बन जाएगा आगे, ठीक है, कॉम्पिटिटर बन जाएगा, तो निश्चित रूप से उसमें उसकी गलती क्या थी उस कहने वाले की? आज आप कॉम्पिटिटर ही हैं, आप मानते हैं, आपको आपकी स्थिति का एहसास नहीं है, आपको आपकी स्थिति का एहसास भरतपुर की जनता को है, उन लोगों को है जो वंचित हैं, गरीब हैं और जिनके लिए पट्टे मिले हैं, उनके लिए एक जिंदगी की सबसे बड़ी मुराद मिली है। आपने संघर्ष किया है, वो सब जानते हैं। महाराजा विश्वेंद्र सिंह का आपके ऊपर हाथ रहा है, महाराजा विश्वेंद्र सिंह ने सहयोग किया है, लेकिन संघर्ष की जो मेन धुरी है वो आप हैं। तो निश्चित रूप से आप उनके लिए तो एक संकट बनी है ना, डॉक्टर सुभाष गर्ग के लिए आप संकट क्या बन गए, गले की फांस बन गए उनकी। आप ना निगलते बनने हो ना उगलते बनने हो, उगले तो विरोध हो, निगले तो गले में पेट में दर्द हो। अब आप एक अच्छे पॉलिटिशियन को इन चीजों पर गौर नहीं करना चाहिए। एक चीज, कच्चे परकोटे का मुद्दा आपका नहीं है, कच्चे परकोटे का मुद्दा तो 99 का है, जब फर्स्ट बार पार्षद चुना था कच्चे झंडे क्षेत्र से बना था। ये डिमांड तो उसी समय से उठती आ रही है जिस समय सुभाष गर्ग साहब एमएसजे कॉलेज में प्रिंसिपल हुआ करते थे, प्रोफेसर हुआ करते थे या टीचर थे। ये कोई अभी 5 साल की या 6 साल की 10 साल की मांग नहीं है, ये 1999 की मांग है जो अब 23 साल में पूरी हुई है। इसलिए मैं कह रहा हूं कॉम्पिटिटर। एक चीज बताइए, आज पॉलिटिशियन का क्या फर्ज है? अगर उनकी जगह में होता, कोई भी मेरा प्रतिद्वंदी अगर किसी जनता के हित के मुद्दे को लेकर चल रहा है, तो मेरा फर्ज था, मैं जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं उस जनता में से प्रतिनिधि मंडल को बुलाता, प्रशासन को बैठाता, दोनों की बातचीत कराता, कहां प्रशासन गलत है, कहां संघर्ष गलत। क्या आपने कभी ऐसा प्रयास किया? आपने इसको कुचलने के अलावा आपने कभी यह प्रयास नहीं किया कि इस समस्या को सॉर्ट आउट हो। आज मैं कौन हूं? मैं कोई नहीं हूं, लेकिन सरकार के प्रतिनिधि होने के नाते सभी जो ऑनलाइन दर्शक मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सभी से मेरा निवेदन है कि इंद्रजीत भारद्वाज जो भी बात कह रहे हैं, अगर आप उनसे सहमत हैं, उनकी बातों से सहमत हैं, तो जरूर कमेंट्स करें। और अगर मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूं उसमें कहीं आपको कोई गलती लगी थी तो उसको भी सुधारने की, मुझे बताने की कोशिश करें। आप ये बताएं कमेंट्स करके कि आपको ये क्वेश्चन पूछना चाहिए था इसकी जगह। मैं आपके जो द्वारा जो भी मशवरा दिया जाएगा या जो भी सुझाव दिए जाएंगे उनको आमंत्रित करता हूं। सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ जो मुद्दा है ना, मुद्दा ये है कि भरतपुर की राजनीति में खिंचाव क्यों हो रहा है, भरतपुर की राजनीति में ये और विकास में रोड़ा क्यों अटकाया जा रहा है, केवल स्वार्थ के लिए, केवल क्रेडिट के लिए, किस वजह से ऐसे सब काम हो रहे हैं। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि बड़ी गंभीरता से इस पे अपना निर्णय लें। ये आंख मीच के निर्णय लेने वाला बात नहीं है, हकीकत की तह तक जाएं और उस पर निर्णय लें और कमेंट्स करें, जरूर करें, शेयर भी करें। जी बताएं। तो मेरा ये कहने का मतलब है, एक सच्चा जो जनप्रतिनिधि होता है उसके सामने चुनाव जीतने के बाद में कोई दुश्मन नहीं होता, कोई मित्र नहीं होता। एक 2000 परिवार की समस्या थी, आपको मालूम है कि 2000 परिवार में से मैं समझता हूं 1500 पौने 2000 लोगों ने आपको वोट दिया होगा, लेकिन एक इंद्रजीत भारद्वाज के होते हुए आप ये सोचे क्रेडिट ये ले जाएगा। अरे क्रेडिट तो उसका होता है जो जनता के बीच में आके जनता की समस्या को सुने और शासन प्रशासन या टांग अड़ाना हो उससे उस काम को कराए।
आज तक ऐसा प्रयास कभी जनता के कच्चा परकोटे वालों के साथ आपने किया? आपने किया क्या कि कच्चे परकोटे के जो लोग थे उनको बुला बुलाकर आपने कहा कि आप न्यू कच्चा परकोटा नियमन संघर्ष समिति बना लो, मैं आप मेरे को 2000 आदमी की भीड़ इकट्ठा कर दो, मैं 3 महीने का आश्वासन दे दूंगा और 3 महीने के आश्वासन के बाद मैं आपको पट्टे दिला दूंगा। तो निश्चित रूप से सामने सीधी सी बात हो गई है। तो कहीं ना कहीं एक कंपटीशन करना हो गया, एक अलग से जब संगठन खड़ा करना हो गया, उनका एक अलग से यूनियन बनानी होगी, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसमें तो साफ वो दिख रहा है कि क्रेडिट की बड़ी बात साफ आ रही है सामने। मैं एक ही चीज कह रहा हूं, क्रेडिट की बात। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, कच्चे परकोटे में मेरा या मेरा किसी रिश्तेदार का प्लॉट नहीं है। इनके दिमाग के अंदर कुछ इनके चापलूसकारों ने या चमचों ने ये बैठा दिया कि इंद्रजीत भारद्वाज की परकोटे पर जमीन है, ये छुपी हुई जमीन है, ये इसका पट्टा लेकर इसको बहुत तगड़ा बिजनेस करना चाहता है। लेकिन ये भूल गए कि मेरा परकोटे पे कुछ नहीं था। लेकिन मैं क्या एक संकल्पबद्ध आदमी था कि मैंने कोई इश्यू अगर उठाया है, उस इश्यू की जड़ से लेकर फर्श से लेकर अर्थ तक उसको उठाया जाए, लाया जाए। सारे डॉक्यूमेंट्री हमने तैयार की। आप तो इस बात को कहेंगे कि जो भी नगर निगम में प्रशासनिक अधिकारी आया, कच्चे परकोटे की जमीन को जल बहाव जल डूब क्षेत्र बता दिया। क्या था ये? जब उनकी कमियों को लाके मैं उजागर कर रहा हूं जनता के हित में, तो क्या मंत्री जी का ये फर्ज नहीं था कि ये संघर्ष समिति क्या कह रही है और प्रशासनिक अधिकारी क्या कर रहा है, इनको आमने सामने बैठाने का फर्ज नहीं था? ये न्यायाधीश नहीं बने, ये ब्यूरोक्रेट बने और इन्होंने मत ये सोच लिया कि अरे श्रेय किस बात का श्रेय। आज आपने सम्मान समारोह जो महाराजा विश्वेंद्र सिंह का किया था और जनता ने आपका भी सम्मान समारोह ही किया था वहां, उस दौरान कई आरोप लगाए थे। आरोप सीएफसीडी को लेकर भी थे, आरोप सीएफसीडी की चौड़ाई को लेकर भी थे, आरोप सीएफसीडी के आसपास जो अपने कॉलोनी जो थी उनको भी, उनके ऊपर भी थे। क्या क्या ऐसे मुद्दे थे जिनको आप सॉल्व करवाना चाहते थे और डॉक्टर सुभाष गर्ग की तरफ से उसमें कहीं ना कहीं रोड़ा अटकाया गया या सहयोग नहीं किया गया? देखिए सर, एक चीज बताऊं, जिस समय सीएफसीडी की चौड़ाई का मुद्दा था, उस समय माननीय सुभाष गर्ग का राजनीति में कोई पर्दापण नहीं था। तो आप एक चीज बताइए, मैं उस समय किससे क्रेडिट लेने के लिए मैं संघर्ष कर रहा था? उस समय सुभाष गर्ग तो नहीं थे, उस समय विजय बंसल थे, मैं विजय बंसल। लेकिन विजय बंसल ने कभी इस बात का ये प्रयास नहीं किया कि ये क्रेडिट के लिए कर रहा है। लेकिन जिस समय सीएफसीडी की 120 चौड़ाई को तोड़कर काम करने का स्टार्ट हुआ, निशान लगाए गए, जनता के अंदर एक भय का वातावरण था, तो क्या उस समय ही मैं क्रेडिट के लिए आया? नहीं, मैंने उस समय उनकी समस्या को जायज माना। मैंने डॉक्यूमेंट इकट्ठा किया कि अटल वन से लेकर जगीना गेट की क्या चौड़ाई इनके पास, क्योंकि सीएफसीडी की चौड़ाई का मापदंड कोई रिकॉर्ड इनके पास नहीं है। वो सारा रिकॉर्ड जब कलेक्शन करके मैं आदरणीय महाराज साहब से मिला, महाराज साहब को जनता की इस वेदना से बताया, समस्या से बताया, तो अकेले महाराज साहब ही क्यों ऐसे व्यक्ति हुए कि जनता की समस्या के लिए वो खड़े हो गए और जनता के बीच में आके उन्होंने आश्वासन दिया कि नहीं, किसी का मकान नहीं टूटने देगा। जबकि सुभाष गर्ग साहब उस समय भरतपुर विधानसभा क्षेत्र में शहर के अंदर आम सभा कर रहे थे, जनता से बैठक कर रहे थे, क्षेत्र में घूम रहे थे। उस समय आप क्यों नहीं आए? उस समय महाराज साहब आए थे, उन्होंने 120 की जगह इसको 80 कराया। 80 कराने के बाद भी सबसे बड़ा महत्वपूर्ण महाराज साहब ने यह किया कि कच्चे परकोटे के अंदर जो 1 फुट 2 फुट 3 फुट 4 फुट किसी का एंक्रोचमेंट, उसको हटवा कर उन्होंने अप्रोच रोड जगीना गेट से लेकर आपके अनाई गेट तक डलवा दी। तो उस समय महाराज साहब ने अगर कच्चे झंडे वालों को बचाया और 120 को 80 कराया और उनको एक वैधानिक अधिकार अब प्रदान किया, तो मैं समझता हूं कि मैंने उनके सम्मान करने में कोई ऐसी गलती नहीं की है। वो असली हकदार आदरणीय महाराज साहब थे, जिसलिए उनका चयन कच्चा परकोटे वालों ने किया। तो कुल मिलाकर ये माना जाए, पूरा जो एपिसोड हुआ है अब तक का, ये प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत जब डॉक्टर सुभाष गर्ग यहाँ के विधायक बन गए, मंत्री बन गए, राजस्थान सरकार में एक जिम्मेदार मंत्री बन गए, राजस्थान सरकार के सबसे कद्दावर मंत्रियों में से थे, मुख्यमंत्री के सबसे खासम खास थे, और वो जो चाहते थे वही होता था। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये माना जाए कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता या कहीं ना कहीं
ये आगे आपको कहीं क्रेडिट ना मिले, इस वजह से ये सारे खेल खेले गए, इस वजह से कहीं ना कहीं ये पूरे मामले में कहीं ना कहीं रोड़ा अटकाया गया। आप बताइए मुझे, सुभाषगढ़ किस पार्टी के गठबंधन से हैं? भाई कांग्रेस के गठबंधन से हैं, रालोद से हैं। मैं किससे हूँ? कांग्रेस से हैं आप। फिर डर किस बात का? प्रतिद्वंदिता का। प्रतिद्वंदिता? अरे मैं ये करूँ, मैं परिवार के अंदर प्रतिद्वंदिता है, आपने ये प्रतिद्वंदिता कैसे स्वीकार कर ली? जब कांग्रेस से मतलब नहीं है, नहीं ऐसा होता है, कांग्रेस में होता है। कांग्रेस में आप देख लीजिए, सचिन पायलट और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री के बीच में प्रतिद्वंदिता थी, और वो क्या मामला हुआ? आप पूरे 5 साल सरकार में उथल पुथल रही है। एक चीज मैं कह सकता हूं कि जिस तरह से कांग्रेस में रहकर वो कांग्रेस की गठबंधन के एमएलए हैं, मैं कांग्रेस का सीएलपी लीडर में रहा हूं, कांग्रेस का मैं पार्षद रहा हूं, कांग्रेस की मैं फैमिली से रहा हूं, कांग्रेस के सामने अगर मैं कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहा हूं, लोगों की भावनाओं को कांग्रेस से जोड़ रहा हूं, तो आपने ये कैसे मान लिया मैं प्रतिद्वंदिता हूं? इसका मतलब कांग्रेस का जो कार्यकर्ता करता है वो अपनी श्रेणी मैं नहीं मान रहा हूं। आपने शुरू में ये कहा था कि मुझे किसी ने इनके कान भर दिए। मैं ये इसलिए कह रहा हूं ना, जो उनकी सोच जो होगी, जो आप भी उसका इस्तेमाल कर रहे हैं कि कहीं प्रतिद्वंदिता नहीं है, प्रतिद्वंदी है। अरे पार्टी के अंदर अगर मैं हूं और पार्टी की मतलब क्या वोटर को मैं बढ़ा रहा हूं, पार्टी के लिए हित में काम कर रहा हूं, और पार्टी के गठबंधन के तुम बताए हो कि उस काम में तुम अड़ंगा लगा रहे हो, तो मैंने पार्टी के खिलाफ तो काम नहीं किया ना। तो चुनौती तो पेश कर दी ना। नहीं चुनौती यार, लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार है, लेकिन पार्टी के खिलाफ थोड़ी जा रहा हूं मैं। पार्टी के खिलाफ तो उन्होंने काम किया भाई, जिन 2000 परिवारों को मैं कांग्रेस पार्टी से जोड़ने का काम कर। आप एक देखिए 2002 के अंदर इस कच्चे झंडे को भारतीय पुरातत्व विभाग से किसने मुक्त कराया? माननीय अशोक गहलोत जी ने। 2012-13 में इसका जो लेआउट बनवाया, नक्शे परकोटे का किसने बनाया? आदरणीय अशोक गहलोत जी ने। एनओसी किसने दिलाई? माननीय अशोक गहलोत जी ने। आज सरकार में अगर प्रशासन सर्वेक्षण अभियान चलाया, स्वीकृति किसने दी? अशोक गहलोत जी ने। सुभाषगढ़ कहां से आ गए? ये कोई 5 साल की लड़ाई नहीं है, ये पिछले 23 साल की लड़ाई है। ये कैसे मान सकते हैं कि मैं इनका प्रतिद्वंदी हूं? फिर दूसरी बात, क्या महाराज साहब कांग्रेस के नहीं है? आपने कांग्रेस के खिलाफ कोई कार्य नहीं किया, कोई भी विरोध में कार्य नहीं किया। कांग्रेस के विरोध में अगर कार्य किया जाता तो अनुशासनात्मक कार्रवाई कांग्रेस द्वारा की जाती है आपके खिलाफ, वो कोई बात नहीं है, वहां कोई बात नहीं। मैं सब एक बात आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, महाराजा विश्वेंद्र सिंह का और इनका डॉक्टर सुभाषगढ़ का एक बहुत अच्छी ट्यूनिंग देखी गई है इन कार्यकाल के दौरान। बहुत अच्छी ट्यूनिंग जिसको कहते हैं। तबीयत भी खराब जब डॉक्टर सुभाषगढ़ की हुई थी, एक थोड़ा सा वो कोई प्रॉब्लम हुई थी उन्हें, तब भी महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी उन्हें लेकर शायद जयपुर गए थे, ऐसा मुझे ध्यान है। और महाराजा विश्वेंद्र सिंह हर समय उनके साथ रहे, सुभाषगढ़ भी हर कार्यक्रम में उनके साथ रहे। यहीं इसी पट्टे के मैटर पर ये दूरियां बन गई। आज विश्वेंद्र सिंह जी का सम्मान समारोह हुआ, मैंने गौर करके देखा था, मैंने आपका पूरा वहां से जो लाइव कार्यक्रम था वो सुना था, उसमें कहीं भी डॉक्टर सुभाषगढ़ का नाम किसी की तरफ से नहीं आया। इनडायरेक्ट में आपके द्वारा जरूर कहा गया था, इनडायरेक्ट में, कि किसी ने सहयोग नहीं किया। नाम आपने भी नहीं लिया था, एक बार नाम जरूर लिया था आपने किसी मैटर पे, बाकी का स्पष्ट रूप से कोई आक्षेप नहीं लगाए गए थे। बस ये कहा गया था किसी ने सहयोग नहीं किया, सहयोग किया महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी ने सहयोग किया। मैं ये पूछना चाहता हूं, महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी ने भी एक भी बार कुछ भी नहीं बोला। महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी ने सहयोग किया, हर समय डॉक्टर सुभाषगढ़ के साथ विश्वेंद्र सिंह जी रहे थे। विश्वेंद्र सिंह जी ने डॉक्टर सुभाषगढ़ से कहा भी था, आपको भेजा भी था, आपको संघर्ष समिति वालों को भेजा भी था, और मेरे ख्याल से 1 या 2 बार भेजा था, कहा था आपसे। उसके बावजूद भी इन्होंने कोई वेटेज नहीं दिया महाराजा विश्वेंद्र सिंह की बात को, या आप डाले मैटर में। इसकी क्या वजह रही और क्यों ऐसा हुआ? आपके हिसाब से क्या माना जाए? तो ऐसा है कि महाराज साहब की सोच में, गर्ग साहब की सोच में जमीन आसमान का अंतर है। जहां जब गर्ग साहब बीमार हुए, महाराज साहब एक मानवीय दृष्टिकोण को सोचने वाले व्यक्ति हैं। चाहे विरोधी पार्टी का क्यों नहीं हो, वो उसके दरवाजे पे जाते, चाहे अपनी पार्टी का ना क्यों नहीं हो, एक मानवीय संवेदना रखते हुए उनको एक तरह से
वो उन्होंने काम किया। लेकिन दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि महाराज आप ये क्यों ये समझते हैं कि वो विधायक या कैबिनेट मंत्री के साथ साथ वो भरतपुर के रियासत के मालिक है, भरतपुर के महाराज है। हम भरतपुर महाराज को जो हमने महत्व दिया है वो इसलिए महत्व दिया है कि पग पग पर कच्चे परकोटे वालों का उन्होंने साथ दिया है। बिल्कुल। आप जो मेरे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं, जो मेरे व्यूअर्स जुड़े हुए हैं, वो आप सब जानते हैं कि कच्चा परकोटा वाले भी इस समय जुड़े हुए हैं, वो सब जानते हैं कि किसने किसका साथ दिया। इंद्रजीत भूरा जी ने साथ दिया, इसलिए इनका जगह जगह स्वागत किया जा रहा है, इनको सम्मानित किया जा रहा है। इन्होंने और उन्होंने सबने मिलकर संघर्ष समिति के लोगों ने महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी का स्वागत किया, क्योंकि उन्होंने ही अपने निर्देशन में इस पूरे मामले को इनके को सॉल्व कराया था। लेकिन मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूं कि आप सब भी इस पूरे मामले पर निगाह रखें, और जो भी अगर अभी तो आधे पट्टे मिले हैं, आधे पट्टे अभी और मिलना बाकी है, अब चूंकि वो लग गई है, आचार संहिता लगी हुई है, अभी कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पे बातचीत होना बाकी है। टाइम इतना नहीं है, काफी लेट हो चुके हैं, हम अगले एपिसोड में फिर बात करेंगे। लेकिन तब तक के लिए आप सभी से विनती है कि आप जो भी अब तक की वार्ता हुई है उस पर जरूर कमेंट्स करें, और कमेंट्स करने के बाद इसको शेयर और लाइक जरूर करें, और लोगों तक पहुंचाएं इस बात को कि क्या हुआ था आखिर भरतपुर में इस पूरे एपिसोड में। जो राजस्थान सरकार का जो प्रशासन शहरों के संग अभियान था उसमें पट्टे को लेकर। नमस्कार। गलत जवाब तो ना दे दिए।